This is our main company, Ascent Studios. Now this is our second branch, the GoFly Digital. Okay. So ये भी सेम ही कंपनी है, बस इसका लोकेशन अलग है. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं हमारे पास क्या क्या है. ठीक है. ये हमारी सारी कंपनीज है, डिजिटल, एसेंस स्टूडियोज, नटशेल इनोवेशंस एंड नेविगेटो. नेविगेटो बेसिकली जो कंपनी है उसमें हम ट्रैवल व्लॉगिंग्स, ट्रैवल न्यूज़, वो सब चीज़ें करते हैं. तो वो बेसिकली एक ब्रांड है. ठीक है. नटशेल इनोवेशन जो है वो हम वेब डेवलपमेंट, ठीक है, लाइक किसी को वेब पेजेस बनवाने हैं अपनी, किसी को साइट्स बनवानी है, ठीक है, किसी को वेब सॉल्यूशंस चाहिए, लाइक किसी को एसईओ वर्क करवाना हो, तो उस सब के लिए नटशेल इनोवेशन है. फिर हमारा कोर जो है टीम वो है एसेंस स्टूडियोज, जिसमें हम एनिमेशन का देखते हैं डिपार्टमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गया, इवन हमारे पास हमारे खुद के ब्रांड्स हैं. अगर आप सर्च करेंगे आर्टेरियम होम डेकोर ब्रांड है, उसमें हम 3D प्रिंट, ठीक है, हम आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ बनाते हैं और सारा हमारी टीम बैठती है वो खुद डिज़ाइन करती है, इन हाउस डिज़ाइन होता है सब कुछ, फिर हम उसको मार्केट में बेचते हैं उस प्रोडक्ट को. इवन हमारे पास एक ज्वेलरी डिज़ाइनिंग ब्रांड भी है, ग्लैम सूत्रा, जहाँ पे हम खुद की ज्वेलरीज के डिज़ाइन बनाते हैं और उनको भी सेल आउट करते हैं. फिर जैसे मैंने बताया एसेंस स्टूडियोज की प्योर प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे एनिमेशन का काम होता है. ठीक है. अब उसी की सिस्टर कंपनी बनी है गोफ्लाई डिजिटल, क्योंकि हमें एक्सपेंड करना था और अब हम एक नई जगह चाहते थे कि जाना चाहते हैं. बेसिकली जो हमारे फाउंडर्स हैं वो झांसी से बिलोंग करते हैं, तो बेसिकली इसलिए हमने यहाँ पर आके अपनी कंपनी शुरू करी है गोफ्लाई डिजिटल. ठीक है. ये हमने ईयर 2020 में शुरू करी थी और इसमें हमारे पास जो है ना, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि हम जो काम करते हैं 2D विजुअलाइजेशन, इलुस्ट्रेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऐप डेवलपमेंट, सारा ही काम होता है यहाँ पर. अब बेसिकली हमने क्या किया कि जो हमारी बाकी कंपनीज है उनकी एक सिस्टर कंपनी बना दी है गोफ्लाई डिजिटल, और यहाँ पर अब हम काम शुरू करवाते हैं इन सभी चीज़ों पे. मतलब कि गोफ्लाई जो है वो सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है अभी हमारी. तो आपके पास यहाँ पर इन सब चीज़ों पे काम करने का मौका मिल सकता है. ठीक है. अब यहाँ पे बहुत से पूछेंगे कि ये है क्या, बहुत से को कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं पता होंगे, लाइक 2D विजुअलाइजेशन. कोई बता सकता है कि क्या होता है 2D विजुअलाइजेशन? एनीवन? 2D विजुअलाइजेशन जैसे ये जो आपने दिखाया है ना, 2 डायमेंशन पे बेस्ड हो, या 3D लुक ना दे. टॉम एंड जेरी 2D या 2D विजुअलाइजेशन बेसिकली हो गया कॉन्सेप्ट आर्ट. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक मेरे पास कंपनी है, ये कार देखो, सुना होगा यहाँ पे नाम, या ले लो एक जोमेटो आ गई, उसको अपना एक एड कैंपेन चलाना है. ठीक है. तो वो क्या है, हमारे पास आती हैं, हमें बताती है कि हमारे पास एक इनोवेटिव आइडिया है, तो उसके बाद क्या करते हैं हम उस पर हम उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि हम उन्हें पूरा एक ऐड बना के देते हैं बेसिकली. तो उसमें हम पूरा उनको स्क्रिप्ट, ऑडियो, सब कुछ मतलब कि प्रोवाइड करते हैं, सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करते हैं. इवन उनको ब्रोशर्स हो गए, उनके वेब पेज के लिए जो उन्हें पोस्टर्स चाहिए वो सब हम प्रोवाइड करते हैं बेसिकली. 2D विजुअलाइजेशन. इलुस्ट्रेशंस में भी सेम चीज़ हो गया कि हमने उसमें कॉन्सेप्ट बनाया, अब उसको क्या है हमने उसको इलुस्ट्रेट किया, लाइक वेक्टर आर्ट जैसे मैंने उस टाइम बात की थी. ठीक है. या डिजिटल पेंट हो गया, ये इलुस्ट्रेशंस हो गई. ठीक है. ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेम, पोस्टर डिज़ाइन किया. ठीक है. अगर उन्हें कोई अपनी लोगो में चेंजेस करवाने हैं तो वो सब चीज़ें आती है हमारी किसमें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ गई. ठीक है. फिर आता है वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट में दोनों चीज़ होती है, कोडिंग से लेके हम जैसे अभी बताया कि हम पूरा एक वेब पेज आपको डिज़ाइन करके देते हैं. ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास एक फाइन आर्ट्स के ही बच्चे आते हैं, हमारे पास और भी डिपार्टमेंट्स के बच्चे आते हैं, इवन इंजीनियर्स वगैरह भी आते हैं. तो आपको एक वो सीख भी मिलती है, क्योंकि बहुत मैंने भी इस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है लाइफ के अंदर कि मेरे को अपने पार्ट तो पता है लेकिन मेरे साथ जो दूसरे काम कर रहे हैं उनका नहीं पता मेरे को, हाउ दे वर्क. ये होता भी होगा भाई, आपने ड्रॉ करके रख दिया लेकिन उसके बाद आपका पोर्ट्रेट कोई सेल आउट भी तो करेगा.
उसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये फायदा मिलता है कि आप उन सब के साथ बैठ के काम करते हो। तो अगर आपको कहीं लगता है कि मैं उसकी हेल्प ले सकता हूँ, कि बहुत बार होता है कि अब एक सेलर को पता है कि क्या सेल हो सकता है, लेकिन एक डिजाइनर को नहीं पता कि क्या डिजाइन करना है कि वो सेल हो जाए। होता है, हमारे साथ भी होता है, हम कभी कभार कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमें लगता है कि बहुत अच्छा चल सकता है, लेकिन जब हम उसको सेल करने जाते हो सेल ही नहीं होता। मान लो हमने एक ऐड बना लिया, कार देखो के लिए एक ऐड बना दिया, अब वो हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी थिंकिंग है, ठीक है, हमारा आइडिया है। इट्स लाइक अ बेबी बेसिकली, आपके लिए आपका बेबी होता है एक, ठीक है। अब आपके लिए आप उसके क्या हो गए, पेरेंट हो गए, तो आपके लिए तो वो अच्छा ही होगा, लेकिन जब मार्केट में आएगा या एक वर्ल्ड में आता है तब पता चलता है कि उसकी वैल्यू क्या है बेसिकली। तो सेम वही चीज़ है कि आपको उस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फिर सेम चीज़ कि आपको कोई साइट में कोई इशू आ रहा है, ठीक है, या कोई टेक्निकल एरर आ रहा है आपकी साइट में, वो चल नहीं रही है, रन नहीं कर रही है, क्रैश कर रही है, ठीक है, तो वो सब भी होता है। ऐप डेवलपमेंट, फिर वही चीज़ आ गई है। तो हम ये नहीं कि सिर्फ एक सिमट देते हैं कि क्या कहते हैं कि हम नहीं, कि हम सिर्फ एक वीडियो प्रोडक्शन करते हैं, नहीं, हमारे पास न्यूज़ चैनल्स भी हैं, ठीक है, हमारे पास इवन माइथोलॉजी के भी चैनल्स हैं, तो उस पर भी हम काम करते हैं। और कहीं ना कहीं वो हम जब बैठते हैं टीम साथ में डिस्कस करती है तो वो हमें हेल्प करता है। कहीं कभी कभार स्टोरीज निकल जाती है, जैसे अब मैं जिस डिपार्टमेंट से हूँ वो एक हॉरर चैनल है, तो हॉरर स्टोरीज हमें हफ्ते की 3 निकालनी होती है। अभी हम उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब डेली डेली नया हॉरर स्टोरी लाना एक राइटर के लिए बहुत हैप्टिक हो गया, समझ रहे हो ना, कि अब मैं आपको बोल दूँ डेली 8 बनाना है, भाई कॉन्सेप्ट लेके आओ, पॉसिबल है? नहीं है। एक टाइम के बाद आपका क्या होगा, आप थक जाओगे, आपके पास आइडियाज ही नहीं होंगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जब चाहिए होती है वहां पे टीम मदद करती है। तो आपको यहां पर ये फायदा मिलेगा कि आप दूसरे जनों के साथ काम करेंगे तो उनके साथ बैठ के आप सीख सकते हैं और एक क्रिएटिव आइडिया और अच्छे से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जब क्रिएटिव डिस्कशन होता है। अब ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री है कि हमने कब शुरू की थी कंपनी एसन स्टूडियोज, और ठीक है, हमारे पास कितने क्लाइंट्स हैं, 50+ हमारे पास क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब ये नंबर बढ़ चुका है बेसिकली, ठीक है, हाँ। और हमारे पास 30 या 40 यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक चैनल्स अलग है, इंस्टाग्राम चैनल्स अलग है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे मिला के 70-80 चैनल है अगर मैं टोटल सारा सोशल मीडिया का काउंट करूँ तो, जिसमें हमारे ब्रांड्स भी आ गए, ठीक है, चैनल्स भी आ गए, और अदर डिपार्टमेंट्स भी आ गए हमारे पास। नटशेल इनोवेशन जो हमारी कंपनी है वो वेब डेवलपमेंट, ठीक है, ऐप डिज़ाइनिंग, उन सब में मदद करती है। तो अभी तक हम 50+ एंड्रॉयड ऐप्स भी बना चुके हैं जो आप मार्केट में यूज़ कर रहे हैं। हम उसको शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक NDA साइन होता है, तो उसमें हम वो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमने 50+ एंड्रॉयड ऐप्स भी बनाई हैं, डेवलप की हैं, ठीक है। अब हमारे जो स्टूडियोज़ हैं, जितने चैनल्स हैं, किसी पे 8 मिलियन, किसी पे 10 मिलियन, ठीक है, किसी पे 2 मिलियन, किसी पे 3 मिलियन, इस तरीके से सब्सक्राइबर है, 6 मिलियन। तो अलग पेज पे अलग अलग सब्सक्राइबर्स है। तो अगर मैं काउंट करूँ हमारे पास अराउंड 1 बिलियन व्यूअर्स हैं टोटली, जो हमारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे। तो आपको भी मौका मिलेगा उन व्यूअर्स के साथ बैठ के बातें करने का, हम उनके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। कभी कभार तो हम वही आइडिया दे देते हैं हमें, ऐसा भी मौका आता है हमारे पास, ठीक है। अब क्या है कि इसमें ये हमारे कुछ चैनल्स नेम है, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, लाइक फैक्टिफाइड, ठीक है, मिस्टिका लैंड, डोडो टीवी हिंदी, जैसे मैंने बताया कि मैं हॉरर चैनल से हूँ, डोडो टीवी हिंदी, ठीक है। उसका अदर लैंग्वेज में भी है, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ठीक है।
हम ये नहीं है कि एक लैंग्वेज पे भी स्टिक है, नहीं, हम हर लैंग्वेज में मिल जाएंगे। अब हम इंटरनेशनली भी जाने का सोच रहे हैं, तो आपको उसमें ही मदद मिलेगी। देख सकते हैं, ये हमारा माइथोलॉजी चैनल है द डिवाइन टेल्स, जिस पे हमारा 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर अभी करंटली हैं हमारे पास। ठीक है, द फैक्ट लैंड है, ये भी हमारा न्यूज़ चैनल है। ठीक है, इस पे हम न्यूज़ बताते हैं आजकल डे टू डे में क्या हो रहा है। ठीक है, डोडो टीवी इंग्लिश, यहाँ पे हम हॉरर स्टोरीज ही सुनाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में सुनाते हैं, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो। ठीक है, और उड़िया फिर वही कि एक डबिंग चैनल है। ठीक है, ये हमारा कंपनी का मेन गेट है। कंपनी, मैं एक कंपनी दिखाता हूँ थोड़ा, उससे भी मज़ा आएगा। ठीक है, ये हमारा कैंपस है, अभी ये 2 फ्लोर का है। इसको अभी हम और बिल्ड कर रहे हैं, हमें यहाँ पे कम से कम 500 प्लस कैंडिडेट्स की टीम चाहिए। अभी हमारे पास अराउंड 100 एम्प्लॉयज़ होंगे, तो हमें अभी उसका 5 टाइम्स करना है। और उसके बाद हम ये नहीं कि इसी पे रुक जाएंगे, इसको और ग्रो करना है। ठीक है, तो ये हमारा कैंपस है, जैसे आप देख सकते हो गार्डन है पूरा। ठीक है, वो गजीबो है, शेड्स हैं वहाँ पे, आप पूरा वहाँ पे बैठ के आप डिस्कस कर सकते हो, पूरा चेयर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ये फ्लोर्स हैं, वहाँ पे आपके सिस्टम्स वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये जो एरिया है, ये हमारा रिसेप्शन है, ये हमारी टीम है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा रिसेप्शन है, यहाँ पे भी हम बैठ कर डिस्कशन करते हैं पूरा। ठीक है, मतलब कि आपके पास काफ़ी एम्पल जगह है कि आप जहाँ पे बैठ के अपना डिस्कशन कर सकते हैं, या कुछ आइडियाज़ के ऊपर थिंक करना है। बहुत एम्पल जगह है। आपको शूट करना है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारा रिसेप्शन, उसके बाद ये हमारा कुछ विजन है बेसिकली। ठीक है, तो अभी जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 80 पीपल है, लेकिन अभी हायरिंग चल रही है, तो अब वो 100 के आसपास पहुंच चुकी है, और अभी हम इसको और एक्सपेंड करें, जैसे भी मैंने बताया। ठीक है, तो और क्या कहते हैं, और हम बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये है क्रिएटिव फील्ड। आज के टाइम में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, टैलेंट है। ठीक है, अभी तक लोग जो हैं इस फील्ड को जानते ही नहीं है अच्छे तरीके से। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरे साथ, जब मैंने शुरू किया था। ठीक है, तो हम मैंने मेरे से पूछा गया कि आप क्या करते हो, तो मैंने बोला कि मैं कार्टून बनाता हूँ। तो अब आप सोच रहे होगे कि कार्टून बनाता है तो आपको पता है कि क्या कार्टूनिस्ट हूँ मैं। ठीक है, लेकिन जब मैंने सामने वाले बंदे का रिएक्शन सुना ना, वो पूछता है कि आपने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगा रखी है, मतलब कि वो सोच रहा है गत्तों वाला कार्टून। अब उसको मेरे को समझाना पड़ा, इन नहीं है नॉलेज। ये चीज़ मैंने क्या बहुत से आर्टिस्ट को देखा स्ट्रगल करते हुए, और ये एक्सपीरियंस मेरा अकेले का नहीं है। मैंने बात की है, मतलब कि अराउंड मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनमें 40% के साथ ये चीज़ हुई हुई है। सेम नहीं हुई, लेकिन कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जिनमें उनको पता ही नहीं कि करता क्या है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि आप कमा कितना लेते हो, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें फील्ड में आपकी क्रिएशन के ऊपर है कि आपकी क्रिएशन क्या करती है। एक क्रिएशन ऐसी भी होगी जो आपको अच्छी लग रही है लेकिन दुनिया को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन क्रिएशन ऐसी भी हो सकती है कि वो दुनिया को इतनी पसंद आ जाए कि उसको अब बार बार देखे। टॉम एंड जेरी है। ठीक है, अच्छा, चलो टॉम एंड जेरी छोड़ो, मिक्की माउस तो सबको पता होगा। जब उनके जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा था कि क्या कहते कि मैं एक कार्टून बनाऊंगा और वो चल जाएगा। उनका पैशन था यार, ये पैशन है, आर्ट है। आर्ट पैशन मांगती है। आर्ट ये नहीं देखती कि आप कितने वर्किंग आवर्स काम कर रहे हो। आर्ट जो है ना, वो सबसे पहले मांगती है डिसिप्लिन। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन होगा उतना अच्छा आर्ट होगा बेसिकली। ठीक है, मैंने
इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे बंदों को देखा है कि जो हफ्ते हफ्ते भर नहीं सोते आर्ट के लिए। ऐसे भी इंडस्ट्री में आपको सन की मिलेंगे, ठीक है, नर्ड्स जिसे हम बोलते हैं, गीक्स। और मैंने आज तक किसी को, बहुत कम बंदे देखे हैं जिन जो बोलते कि मैंने अपना 100% दिया है। बहुत कम देखे जो बोलते कि हाँ मैंने अपनी आर्ट में 100% दिया। वो हमेशा यही बोलेंगे कि मैं कहीं ना कहीं तो चूक गया, चाहे वो लोगों को पसंद आ रही हो, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आती है। अगर आपको आर्ट सीखना है तो सबसे पहले आपको आर्ट को हेट करना आना चाहिए। ये सबसे बड़ी कहावत है हमारी लाइन में। पता है क्यों कहा जाता है? मैं बताता हूँ क्यों बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है, आप जैसे मैंने बताया ना कि आपके लिए आपका आर्ट बेबी है, वो आपको अच्छा लग रहा होगा लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं आएगा, तो आपको उससे जल्दी से जल्दी हटना पड़ता है, दूसरा कुछ बनाना पड़ता है। लेकिन आप उसी को लेके बैठ जाओ, लड़ने बैठ जाओगे। हाँ, बिल्कुल सही, प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, तभी इसका नाम है प्रोडक्शन लाइन। इसीलिए ये कहावत यहाँ पे बोली जाती है कि आर्ट को हेट करना भी सीखो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको लगाव होगा ना उतनी आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। फीडबैक्स मस्ट होते हैं। एक बड़े आर्टिस्ट की आर्ट में भी आप फीडबैक निकाल सकते हो, जिसे आर्ट आती भी नहीं होगी वो भी निकाल देगा अगर वो निकालना चाहे तो, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग होती है। ठीक है, अपने ही चैनल की एक वीडियो दिखाता हूँ। जंगल के बीचों बीच काल भैरवी की भयंकर मूर्ति के सामने आरती चल रही है। आरती की ऊंची ऊंची लपटों के साथ ढोल ताशे और मंजीरे की आवाज तेज होती जा रही है। गांव के सारे लोग इस आरती में मौजूद हैं। सबकी नजरें काल भैरवी की भयंकर मूर्ति पर टिकी हुई हैं और सबके हाथ आस्था और भक्ति में जुड़े हुए हैं कि अचानक ही आरती की भैरवी की मूर्ति की आंखें लाल हो गई। काल भैरवी की आंखें देख पंडित डर के मारे कांपने लगा और अगले ही पल तेज आवाज के साथ पंडित के हाथ से थाली जमीन पर आ गिरी। कालीबाड़ी गांव में हर 3 साल पर काल भैरवी की आरती होती है। माना जाता है कि अगर ये आरती ना हो तो गांव में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। नियम के अनुसार गांव के हर एक शख्स को पूरी आरती में शामिल होना होता है और जब पूरी आरती नहीं करता फिर उसकी जिंदगी की सांस भी पूरी नहीं होती। सब लोग आरती में शामिल होकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे, तभी एक लड़के का फोन बजा। क्या? आज ही? ठीक है। इतना कहकर लड़की ने फोन काट दिया और अजीब सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए भीड़ से निकल अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर लड़के के जाते ही काल भैरवी की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और अगले ही पल आरती की आंख की लपटें तेज हो गईं, जिसे पंडित संभाल नहीं पाया और आरती की थाली जमीन पर गिरी। उसने चीखते हुए सबसे कहा, विनाश महाविनाश, अब इस गांव को नहीं बचा सकता कोई। काल भैरव ने हमारी आरती स्वीकार नहीं की। किसी पापी ने आरती में विघ्न डाला है। कौन है वो जिसे पूरे गांव की जिंदगी दांव पर लगा दी? कौन है जो काल का घास बनने को आतुर है? पंडित की बात सुन सभी गांव वाले डर कर एक दूसरे को देखने लगे थे कि अचानक सबकी सांसें एक पल को रुक गई, क्योंकि काल भैरवी की आंखों से आग निकलने लगी थी, जिसे देख अगले ही पल सभी गांव वाले भागने लगे। भागो! काल भैरव अपने रोदार रूप में आ गई है। भागो, जल्दी भागो! इधर जो लड़का फोन पर बातचीत करते हुए बीच आरती में निकल गया था,
वो अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था, तभी उसकी बहन उसके लिए खाना लेकर आई। लो सुजी, तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। पता नहीं किस बददिमाग ने पूरे गांव को संकट में डाल दिया। पता नहीं अब क्या होगा। सुजीत की बहन सुजीत से बोल रही थी, पर उसका सारा ध्यान तो टीवी में था। इस पर गुस्सा खाकर बहन ने टीवी बंद करते हुए कहा, क्रिकेट के चक्कर में तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रहता ना? बंद करो टीवी, चलो बंद करो। इतना कहकर सुजीत की बहन उसकी तरफ बढ़ी रही थी। लड़का भी सिर झुकाए सहमा सा बैठा हुआ था कि अचानक ही टीवी फिर से चालू हो गया। पर टीवी में इस बार क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि काल भैरवी की मूर्ति नजर आ रही थी, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। सुजीत, सुजीत, भागो, भागो, टीवी में आग लग गई है। बहन की बात सुनकर भी सुजीत अपनी जगह से हिला तक नहीं, और टीवी से निकलती आग की लपटें धीरे धीरे सुजीत की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। सुजीत की बहन ने सुजीत को बचाने के लिए जैसे ही उसे छुआ, पर उसकी बहन अभी भी सुजीत का नाम ही पुकार रही थी। सुजीत, सुजीत, क्या हुआ तुम्हें? होना हुआ, किसी ने आरती नहीं पूरी की और मैच देखने वापस आ गया। काल भैरवी इसे नहीं छोड़ेगी। क्या करूं? क्या करूं? मुझे हवन का बबूत लाकर इसे लगाना चाहिए। इतना कहकर बहन ने सुजीत को वो भभूत लगा दी, जिसके लगते ही सुजीत एकदम से बेहोश हो गया था। कुछ होश आया। सरला दीदी, अरे मैं नीचे कैसे सो गया और आपने टीवी बंद क्यों कर दिया? कितना शानदार मैच दे रहा था। क्या? तुम्हें कुछ याद नहीं? कैसे याद नहीं? हम बस मैच जीतने ही वाले हैं। क्रीज पर अपना माही ही है। इसे कुछ याद नहीं, पर मुझे पंडित जी से मिलकर सारी बातें कहनी चाहिए। पर नहीं, गांव के नियम के अनुसार जो भी आरती पूरी नहीं करता उसे गांव छोड़कर जाना पड़ता है। किसी को कुछ ना बताने में ही भलाई है। और अब तो सुजीत भी ठीक है। अगली रात पूरे गांव में मौत की शांति पसरी हुई थी। सरला भी अपने कमरे में चैन से सो रही थी कि अचानक एक चीख से उसकी नींद खुल गई। उसे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। इसी सोच के साथ जब वो सुजीत को देखने उसके कमरे में गई, और उसने जो देखा उसे देख उसके बदन का रोम रोम डर के मारे कांप उठा था, क्योंकि सुजीत हाथ के बल चल रहा था और उसके पैरों पर 2 दिए चल रहे थे। बचाओ दीदी, मैं चल रहा हूँ दीदी, बचाओ दीदी, बहुत दर्द हो रहा है दीदी, बचाओ। सुजीत ने सरला को देखते ही कहा। सरला भी सुजीत की बात सुनी और उसके पैरों पर रखे दिए हटाने जाती है। उसने अभी दिए को छुआ ही था कि अगले पल सुजीत पहरे की तरह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, और उसका चेहरा बहुत डरावना हो चुका था, जिसे देख सरला की आंखें भी नम हो गई। सुजीत सरला से कुछ बोलने ही जा रहा था कि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, इसे पूरा ना जाबो, इसे पूरा ना जाबो। ये कहते हुए सुजीत का आधा हिस्सा एक औरत का हो गया था, जिसके हाथ लगातार बड़े होते जा रहे थे। सरला भी उन हाथों से बचते हुए इधर उधर भाग रही थी, पर उसकी ये कोशिश नाकामयाब रही। बचाओ मुझे, मुझे बचाओ कोई। इसे पूरा ना जाबो, इसे पूरा ना जाबो। सरला की चीख सुन पंडित उसके घर आ गया था। अरे ये तो काल भैरव की आवाज है। इसे कोरोना चाबो, मतलब इसे कोई नहीं बचा सकता। ए भगवान, अब इसके बाद पूरा गांव संकट में होगा। मुझे कुछ करना ही होगा। भभूत लगाते ही सुजीत फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सरला भी अब आजाद हो गई थी। काली के काल को आमंत्रण दिया है तुम लोगों ने। अब बस अंधेरा होगा, हर तरफ अंधेरा होगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा मेरे भाई को, मेरे गांव को बचाने का। पंडित जी, हाँ है, पर बहुत ही मुश्किल। सुजीत को माँ काली की प्रतिमा के चारों ओर घूमकर
कई महीनों तक आरती करनी होगी, चाहे कड़कड़ाती धूप हो या तूफान, परिक्रमा रुकनी नहीं चाहिए। तभी काल भैरव प्रसन्न होगी। उनके प्रसन्न होते ही अपने आप को आरती प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेगी। वो प्रसाद खाते ही सुजीत ठीक हो जाएगा। पंडित सरला को सारी बात बता ही रहा था कि तब तक सुजीत को भी होश आ चुका था। उसने होश में आते ही पंडित से कहा, मैं करूंगा ये परिक्रमा। अगले दिन सुजीत अपने हाथ में आरती की थाली लेकर काल भैरवी की प्रतिमा की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। आरती की लपटें तेज होने लगी थी और सुजीत एक कदम के साथ एक पुरुष होता तो अगले ही पल वह काल भैरवी का रूप ले लेता और सबसे बस यही कहता, सुजीत की बात पूरे गांव में गूंज रही थी, जिससे सुन गांव वाले भी डरने लगे थे। इसे को रहना चाहो, इसे को रहना चाहो। चलो सभी काल भैरव के पास चलो, वो काफी कुपित है। जल्दी जल्दी चलो, उनसे माफी की भीख मांगते हैं। सभी गांव वाले दौड़ते हुए काल भैरवी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े डरे सहमे खड़े थे। सुजीत भी काल भैरवी की प्रतिमा की परिक्रमा किए जा रहा था और हर कदम के साथ वो सबसे यही कह रहा था, इसे को रहना चाहो। सुजीत अभी बोल ही रहा था कि तभी काल भैरवी की आंखों से लपटें निकली और अगले ही पल भाई को बचाने हर बार ऐसा नहीं होता कि गलत होते कि रिचुअल्स हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग होता है, ठीक है। आस्था मानते हैं कि होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो था एक मतलब कि कहानी थी, हमारे पास आई थी, हमारे व्यूअर की आई थी, उसके गांव में ऐसा कुछ हुआ था बेसिकली, तो उसको हमने यहाँ पे सुनाया था ये कहानी को, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से कहानी आती है बेसिकली। तो ये जो है हम हॉरर कंटेंट है हमारा, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मार काट वगैरह दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। लेकिन हम क्या है ना, एक जो चल रहा है सोसाइटी के अंदर, हम उसको एज अ हॉरर स्टोरी में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारे कुछ टाइटल्स हैं लाइक दासी, ठीक है, कुमारी की एक होता है ना कि परिवार में चल रहा होता है कि क्या कहते हैं, प्रथा होती है। तो कभी कभार अगर वो सोचो प्रथा एक्सट्रीम हो जाए, तो अगर आप हमारी स्टोरी देखो कुमारी, उसमें क्या है कि जो फैमिली है ना, वो क्या है कि उनका मतलब कि लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं, एक शैतान की पूजा करने लग जाते हैं बेसिकली। तो क्या है कि वो शैतान की पूजा करते हैं। अब शैतान बोलता है कि तुम्हारे घर में अब जो भी जनरेशन आएगी, उसका जो पहला बच्चा आएगा उसकी आपको बलि चढ़ानी पड़ेगी। एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने कहा ना कि एक जो लेडी होती है, वो एक परिवार को सींचती है पौधे की तरह, कि उसको मतलब कि आगे बढ़ाती है जनरेशन्स को, ठीक है। सिर्फ एज अ जनरेशन नहीं बढ़ाती, उनको प्रिपेयर भी करती है वर्ल्ड से लड़ने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी टीचर माँ होती है सबकी, ठीक है। तो उसी के ऊपर हमने कॉन्सेप्ट बनाया था। अब सोचो, अभी जैसे ये एक स्टोरी थी, अभी जिस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आपको इसका पोस्टर बनाना हो, क्या बनाओगे? तुम्हारी स्टोरी मैंने भी सुनाई ना, अगर तुम्हें इसका बुक कवर बनाना हो या एक पोस्टर बनाना हो, तुम कैसे क्या दिखाओगे पोस्टर के अंदर? ओके,
हाँ, कोई दिक्कत इसके नहीं। अकॉर्डिंग कई सारे लेआउट्स बना सकते हैं। ओके, नहीं सही है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है। अब दिक्कत क्या होता है ना इसमें, पोस्टर जो बताया बिल्कुल सही बताया कि मैं भी सोचूंगा तो कुछ इस तरीके से सोचूंगा, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है ना, हमें देखना पड़ता है कि पोस्टर का साइज क्या रहेगा। मैंने यूट्यूब वीडियो दिखाई तो क्या जाना चाहिए, यूट्यूब थंबनेल जाना चाहिए। थंबनेल कितना है, इतना सा होगा यार फ़ोन के अंदर जो तुम देखते हो। अब उसमें मैं वो कॉन्सेप्ट दिखाऊं, दिखेगा? मैं वही कह रहा हूँ कि यहीं पे स्टूडेंट्स को लैक आता है। यही फ़र्क होता है कि एक प्रोडक्शन में जो काम कर रहे हैं बंदे और एक जो स्टूडेंट काम कर रहा होता है, ठीक है, उन यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। अब मैं कौन दिखाऊं मैंने क्या बनाया है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसे? इसका जन्म होगा तो उसको बलिदान देना है। तो इसमें कई सारे आपने कंकाल दिखाए हैं, और एक कंकाल तो आपको राक्षस के लिए भी जाता है, लेकिन कई कंकाल यानी कई बलियां दी जा रही हैं इस अच्छा, तरीके से, ओके। आई थिंक। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो भी है। इसमें मैंने अगर ध्यान से देखोगे तो वो एक कंकाल को पेंट कर रही है और वो जिंदा हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो जो मैंने बोला था ना कि एक कुंवारी लड़की जब शादी होकर जाती है तो वो एक उसे पालती है, उस परिवार को उसे तैयार करती है, एक न्यू लाइफ देती है, वो मैंने यहाँ पे वो दिखाया है। यहाँ पे मैंने वही बोला ना, देखो वहाँ पे टाइटल क्या है, एक कुल की मर्यादा कुमारी। मेरा टाइटल क्या था, कुमारी, नॉट डेविल। स्टोरी के जितना हम लोगों ने सुना, क्योंकि हम लोगों ने देखी नहीं है, उस अकॉर्डिंग बताया। देखो यही डिफरेंस होता है कि आपका टाइटल भी मायने रखता है। टाइटल मैंने क्या दिया, कुमारी, मतलब कि अनमैरिड। तो अब मेरे को अनमैरिड भी दिखाना है और मेरे को स्टोरी भी बताना है कि थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने वही यहाँ पे डिपिक्ट किया है कि वो एक कुंवारी लड़की है, ठीक है, जो कि एक अभी मतलब कि शादी के फेस में आई है, जैसे उसने आलता वगैरह लगा रखा है, ठीक है, मतलब कि तैयार हुई है, और अब क्या है कि वो एक न्यू लाइफ को क्या करने जा रही है, शुरू करने जा रही है। अब जैसे अभी उन्होंने बताया कि एक कॉन्सेप्ट होता है, अब ये देखो, ये वो सीधा कॉन्सेप्ट है। एक पागल खाना दिखाना था मेरे को, मैं उसको एक्सट्रीम पे ले गया कि जो पागल हो जाता है, साइको हो जाता है, तब वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसके किस कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, कुछ भी कर सकता है। तो इसी तरीके का एक स्टोरी थी, ये जो स्टोरी है इसमें यही कि एक पागल दिखा रखा है आपने जो कि सीरियल किलर है, और वो इतना पागल हो चुका है वो अपने आप को भी हर्ट करता रहता है, ठीक है। अब ये थिंकिंग जो है ना, ये आपको जब काम करोगे तब आएगी, और ये कब आएगी, जब आप सबके साथ बैठोगे। अभी जैसे अभी उन्होंने बताया, अपना आइडिया बताया, ठीक है, अब मेरा डिपिक्शन कुछ और था, कोई और होगा, किसी का और होगा, लेकिन हम क्या है ना, जब वो आइडियाज शेयर होते, क्लैश होते एक दूसरे से, तो उसमें हम सेलेक्ट करते हैं कौन सा बेस्ट आइडिया है, कि कितनी जल्दी ऑडियंस को समझ में आ सकता है, ठीक है, या ऑडियंस उस चीज को कैसे ग्रैब करेगी। क्योंकि तुम ये शायद नहीं पढ़ाया जाता, तुम्हें पता है इस टाइम जो लोग हैं उनका अटेंशन स्पैन कितना है, 2 to 3 सेकेंड्स, ठीक है। उन्हें 2 to 3 सेकेंड्स में तुम्हें क्लिक करवाना है अपने कंटेंट पे। तो और सोचो, अब एक आप नहीं बना रहे हो कंटेंट, और भी बना रहे हैं, अब उसमें अलग कैसे निकलोगे, कलर स्कीम वगैरह से, लेकिन उससे कलर स्कीम कोई भी लगा सकता है, लेकिन मेन होता है कॉन्सेप्ट कि आप उसको कितनी जल्दी उस पर कंटेंट पे क्लिक करवा सकते हो। और कब होगा कि जब आप वो कंटेंट को देखोगे ना, अरे यार ये तो कुछ अलग सा लग रहा है, होता है ना यही। बहुत बार इसी तरीके से हम किसी वीडियो पे चले जाते हैं, टाइटल पढ़ा और चले गए कि आज मैंने BMW खरीद ली, असल में वो देखने गया होगा BMW, या किसी दोस्त की ने खरीदी होगी, लेकिन उसने टाइटल लिखा BMW खरीद ली मैंने, तो हम देखने बस हमने क्लिक कर दिया उस पर। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। असल में
तुम्हारा कोई रिलेशन ही नहीं है उस चीज़ से, लेकिन वो क्या है ना, माइंड जो है वो वर्क ऐसे ही करता है। तुम्हें ऑडियंस के बीच में बैठ के समझना पड़ेगा कि ऑडियंस क्या है। ये सब फैक्ट है। मैं बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस पे भी काम किया, वहाँ पे मैं ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है। इसमें ध्यान से देखोगे तो अटेंशन स्पैन दोनों पे ही जा रहा है। क्यों, कोई बताएगा? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने दिखाया ही उसी को, करेक्टर को, लेकिन अब मेरे को ये था कि टाइटल भी दिखना चाहिए। तो देखोगे ना, यहाँ पे दो चीज यूज हो रही है, रूल ऑफ थर्ड और गोल्डन रेशियो। इन दोनों को यूज करके मैंने अपना ये कॉम्पोजिशन बनाया। तो पीछे वो चल रहा है लेकिन दिखता नहीं है लोगों को। एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ मैं, एक करेक्टर दिखाते हैं। चलो, ये है अनक सुनामम, द ममी मूवी देखिए, उसमें जो थी ना अनक सुनामम, उसको मैंने डिपिक्ट किया था अपनी स्टोरी के लिए। तो उसमें लिखा होता है कि एक राजकुमारी है, लेकिन वो क्या है कि बाद में ईविल हो जाती है। तो मेरे को वो ट्रेट भी रखना था, और वो सबसे सुंदर थी उस टाइम की, तो मेरे को वो भी डिपिक्ट करना। तो मैंने यहाँ पर ना देखोगे तो यहाँ पे मैंने दो तीन चीज़ें यूज़ की है। सबसे पहले मूनलाइट देखिए मार्वल्स की, वहाँ से मैंने कुछ कॉन्सेप्ट उठाया, जैसे मून प्रेजेंट वगैरह देखोगे वो यूज़ किया हुआ है ज्वेलरी में। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो उठाया क्लियोपैट्रा, जो हम जानते हैं, तो मैंने ना वो नॉस्टैल्जी का उसमें रखा है, ताकि जो सामने वाला देखे वो देखते ही समझ जाए कि करेक्टर क्या है। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये करेक्टर हमने स्टोरी में बनाया था स्टोरी के लिए। तो ये भी एक आइडिया बस निकला है। हजरतगंज, मतलब हजरतगंज एक मतलब कि हॉन्टेड प्लेस है, उसके ऊपर हमने स्टोरी लिखी थी। तो वो दिखाया था कि एक बंदा जो है वो जा रहा है हजरतगंज में, रात को घूम रहा है और उसे एक गोश्त मिल गया है। देखो, ये मेरा डिपिक्शन था मम्मी का, कैसा दिखना चाहिए। क्योंकि एनिमेशन में क्या होता है, थोड़ी सी हमारे पास लिमिटेशन होती है कि हम वो एक एक फेस चेंज होते हुए नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो टाइम एफिशिएंट भी नहीं है। दूसरी बात, उसको करने के लिए क्या कहते हैं, मेरे को टीम भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो मेरे को था कि कैसे मैं उसको दिखाऊं कि मेरा करेक्टर भी दिखे, जो मैं उस ट्रेड्स हैं वो रहे और समझ में भी आए। हाँ, तो मैंने क्या रखा ना, इस करेक्टर को देखोगे हमने क्या किया, इसके तीन चीज फाइनल किए। सबसे पहला कंकाल वाला, सेकंड ये फेस जिसमें उसके ऊपर थोड़ा मसल ग्रो होना शुरू हुआ है, थर्ड फिर इसका जो नॉर्मल है, एक मिनट नहीं रखा, इसका इमोटैप वर्जन था एक्चुअली, जो मूवी का है ना, हमने वैसा ही कुछ बनाया था। ठीक है, तो फिर हमने उसका फाइनल जो बॉडी आएगी वो रखा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, अब ये मेरा डिपिक्शन था उसके लिए, करेक्टर के लिए, मम्मी करेक्टर के लिए। ठीक है, अब इसमें इजिप्ट, अगर इसका स्कैरअप देखोगे ध्यान से, मैं इस पे जूम करता हूँ, तो देखोगे मून नाइट का वो जो था ना, बीटल वाला क्रेसेंट था, वही है, उसी के जैसा मैंने बनाया था, क्योंकि मेरे को भी एक लॉकेट चाहिए था। तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है उस कल्चर में कि वहाँ पे जो है बीटल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे तो क्लियोपेट्रा वाला वाइब्स आएंगे, जो कलर स्कीम देख रहे हो। ठीक है, बस क्या है कि मेरे को थोड़ा सा डिपिक्शन मैन का देना था, तो मैंने ब्लू को ज़्यादा डोमिनेटिंग ना रख के ऑरेंज और रेड को ज़्यादा डोमिनेटिंग रखा है। क्योंकि क्या है ना, रेड और जो ब्लू कलर है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, कलर हाँ कॉन्ट्रास्टिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों का नेचर अपोजिट होता है। जो रेड होता है वार्म होता है और ब्लू होता है कोल्ड होता है। ठीक है, और तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे रखी, और ये गुड था तो मैंने उस वजह से मैंने इसके लिए रेड ज़्यादा डोमिनेटिंग रखा। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पर जो था, वहाँ पे कलर्स जो लिए थे वो मजेंटा लिया था, ब्लू लिया था, ग्रीन लिया था। ठीक है, तो मैंने इस वजह से यहाँ पर रेड को डोमिनेटिंग रखा, क्योंकि वो उस फैमिली से निकल रहा है बाहर।
ठीक है। तो ये भी नहीं होता कि सिंपल हम बस कलर जो भी आया दिमाग में डाल दिया, नहीं, वो दूसरे करेक्टर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसमें हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो ड्रेसिंग सेंस में कलर क्या लेके चलेंगे। जैसे ये एक अभी स्टोरी थी ड्रैकुला के लिए हमने बनाया था, तो उसका नॉर्मल वर्जन बनाया था, तो ये हमें दिखाना था 1920s का, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का करेक्टर दिखाना था, तो उसके लिए एक डिज़ाइन बनाया था। फिर इसका वैम्पायर वर्जन है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये करने में मज़ा आता है मेरे को, और यही हमें चाहिए बंदे जिनको ये सब चीज़ें आता हो। मेरे ख्याल से ये तो यहाँ पे जितने बैठे हैं सब बहुत अच्छी तरह से एलिजिबल है, और लिटरली करने में मज़ा भी आता होगा। मैं सबसे बड़ा मिथ बताता हूँ फील्ड में, जो सबसे बड़ा मिथ है कि सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर आना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर आना चाहिए। अगर आपको बेसिक आता है ना सॉफ्टवेयर, आप, अगर मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग लेवल पे सीखना है, 2 से 3 दिन में सीख जाओगे।